दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन इस बार ठंड ऐसी पड़ी थी कि लोग मजाक में कहते, अरे भाई, श्रमपुर तो एक दिन बर्फ में जम जाएगा। हवा में इतनी सिहरन थी कि सुबह की धूप भी मानो किसी पुराने कंबल की तरह फीकी पड़ गई थी। गांव के रास्तों पर कोहरा यूं पसरा था जैसे किसी ने सफेद चादर तान दी हो। पूरे गांव 3 में सिर्फ एक ही चर्चा गूंज रही थी, ठंड और उससे जुड़ी परेशानियां। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। भाई जल्दी लकड़ियां डाल, हाथ तो सुन्न हो गए हैं मेरे। मेरे तो हाथ खोलने का भी मन नहीं कर रहा। ये कैसी ठंड है इस साल। पहली बार दिसंबर में ऐसी ठंड देख रहा हूँ। अगर यही हालत रही ना तो श्रमपुर जम जाएगा एक दिन। जमने को बचा ही क्या है अब। दोनों आग के पास बैठते हैं, लेकिन ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक चुभ रही थी। अरे दीपक, कुछ गरम खाने का मन कर रहा है यार। मेरा भी, पर गांव में ना होटल ना ढाबा, कहां से मिलेगा गरम खाना। चिंटू के पापा, घर में कुछ राशन नहीं बचा है, कुछ करो। क्या करूं शैला, पिछली बार चाय का ठेला लगाया था, उसमें भी नुकसान हो गया। और जो खेत है वो भी कुछ दिन में हाथ से जाता दिख रहा है। कर्ज चुका नहीं पाया हूं। पापा, बहुत भूख लगी है। हाँ पापा, इस ठंड में तो भूख और भी ज्यादा लग रही है। शैला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों, आज रात पानी पीकर सो जाओ, कल कुछ ना कुछ करूंगा। संतोष श्रमपुर का सबसे गरीब आदमी माना जाता था। लोग उसे पनौती कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वो जो भी काम करता उसमें असफल हो जाता। अगले दिन संतोष काम की तलाश में गांव में घूमता है। वो उसी सेठ के पास पहुंचता है जिससे कर्ज लिया था। सेठ जी, लगता है कर्ज चुका नहीं पाऊंगा, मुझे काम पर रख लो, मैं आपके पैर पड़ता हूं। छी छी, छू मत मुझे, अब इस ठंड में फिर से नहाना पड़ेगा। ऐसा मत करो सेठ, बच्चे भूखे हैं, खाना नहीं मिला तो बीमार पड़ जाएंगे। पहले कर्ज चुका, फिर काम मांगने आना। सेठ, बस एक वक्त का खाना दे दो, मैं दिन रात काम कर लूंगा। ठीक है, जा सामने वाली नाली और टॉयलेट साफ कर। कुछ दिनों तक संतोष वहां काम करता रहा। जो खाना मिलता वो बच्चों को दे देता और खुद भूखे पेट सो जाता था। एक सुबह संतोष गांव में घूम रहा था। वो अलग अलग जगह लोगों की बातें सुनता रहा। कुछ गरम खाने का मन कर रहा है। इतनी ठंड में गरम खिचड़ी मिल जाती तो मजा आ जाता। इन सब को सुनकर संतोष के मन में एक चिंगारी जली। संतोष घर पहुंचा और जल्दी से सबको बुलाया। सुनो, इस ठंड में लोगों को गर्म खाने की जरूरत है। अगर मैं ढाबा खोल दूं तो। वाह पापा, क्या आइडिया है, ढाबा खोलो ना। पर पैसे कहाँ से आएंगे, खेत भी नहीं रहा। शहर में मेरे दोस्त से बात की है, वो पैसे देने को तैयार है, लेकिन 25% ब्याज पर। अरे इतनी बड़ी ब्याज कैसे चुकाओगे? देखा जाएगा, मेरा मन कह रहा है इस बार हमारा ढाबा चलेगा। अगली सुबह कड़कड़ाती ठंड में संतोष ने गांव के कोने में एक छोटा सा ढाबा लगा दिया। देखो, फिर पनौती ने नया धंधा शुरू कर दिया। अरे ये क्या चलाएगा ढाबा, फिर असफल होगा। लेकिन संतोष ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद एक आदमी ठंड से कांपता हुआ आया। संतोष भाई, कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। हाँ भाई, बोल क्या चाहिए? गरम गरम खिचड़ी बना दे, और हाँ, गरम होनी चाहिए, बहुत ठंड है आज।
संतोष ने जल्दी से खिचड़ी बनाई और उसे परोसी। अरे वाह, क्या स्वाद है तेरे हाथ में, दिल खुश कर दिया तूने। धन्यवाद भाई, आते रहना। उस दिन 1 से 2 ग्राहक आए, पर घर का खर्चा नहीं निकला। कर्ज बढ़ने लगा, खाना रोज बच जाता, लेकिन संतोष ने धीर नहीं छोड़ा। एक दिन शहर से एक बिजनेसमैन जमीन देखने आया था। भूख से परेशान वो संतोष के ढाबे के बाहर से गुजर रहा था। तभी वो ढाबे में गया। अरे भाई, कुछ अच्छा खाने को दे, जल्दी। जी साहब, अभी देता हूं। संतोष ने अपनी स्पेशल दाल भात परोसा। साहब पहला निवाला लेते ही बोला, वाह भाई, क्या लाजवाब खाना है। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। साहब ने खाना खत्म कर अपने फोन से ढाबे का एक छोटा सा वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने संतोष की किस्मत बदलनी शुरू कर दी। उस रात संतोष को पता भी नहीं था कि उसके छोटे ढाबे की खुशबू शहर तक पहुंच चुकी है। बाहर तेज सर्द हवा चल रही थी, ढाबे की चिमनी से धुआं उठ रहा था और अंदर संतोष अपने बर्तन साफ कर रहा था। उसी समय उसका बड़ा बेटा बंटी भागता हुआ आया। पापा, पापा, देखें, गांव के लड़के मोबाइल पर आपका ढाबा दिखा रहे हैं। क्या? मेरा ढाबा? संतोष भैया वायरल हो गए। संतोष की आंखें भर आईं। गांव की गलियों में एक अजीब हलचल थी। अरे जल्दी चल, संतोष के ढाबे पर लाइन लगी है। कौन सोचता था कि वो पनौती वाला संतोष आज ऐसा ढाबा चलाएगा। संतोष ने देखा ढाबे के बाहर 20 से 30 लोग जमा हैं। आज तो पूरी हांडी बनानी पड़ेगी। पूरे परिवार ने मिलकर काम किया। गरम गरम दाल, चावल, रोटी, खिचड़ी सब बिकने लगा। लोग तारीफ करते, भाई वाह, ऐसा घर जैसा स्वाद कहाँ मिलता है। संग्राम, जो पहले संतोष का मजाक उड़ाता था, दूर खड़े होकर सब देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? जो आदमी बस नाली साफ करता था, वो आज भीड़ कैसे खींच रहा है? उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। उसने धीमे से अपने साथी को कहा, आज रात को मैं इसे मजा चखाता हूँ। ढाबा बंद हो चुका था। संतोष घर वापस जा रहा था, पर किसी ने ढाबे के पीछे तेल के ड्रम में पानी मिला दिया। अगली सुबह संतोष जब समोसे तलने लगा, तेल उछलकर बाहर गिरने लगा। संतोष चौंक कर, ये क्या हो गया? तेल खराब हो गया, कोई मिलावट कर गया है। इतने में कुछ ग्राहक भी आ गए। भाई, आज खाना नहीं मिलेगा? संतोष शर्मिंदा हो गया। दुकान बंद करनी पड़ी। देखा, यही संतोष की किस्मत है। एक दिन चला, दूसरे दिन गिर गया। पापा, फिर से ढाबा बंद हो जाएगा? नहीं बेटा, कोई चाहे जितनी चालें चले, तुम्हारा पापा हार नहीं मानेगा। उसी समय एक शांत रहस्यमय आदमी ढाबे पर आया। उसने दूर से सारे हालात देखे थे। तेल खराब नहीं, उसमें पानी मिलाया गया है। आप कौन? वो आदमी मुस्कुराया। तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूं। जो आदमी रात में चुपके से आया था, मैंने उसे देखा है। कौन था वो? संग्राम का आदमी। मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे संतोष की एक ताकत चाहिए। कौन सी ताकत? तुम्हारा हौसला। आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा पैकेट निकाला। ये मसाले मेरे दादा बनाते थे, गरम खाने में मिलाओ, स्वाद बदल जाएगा। संतोष ने अगले दिन नए तेल, नए मसालों और नई उम्मीदों के साथ ढाबा खोला। उसी दिन रिकॉर्ड भीड़ आ गई। अरे वाह, आज तो स्वाद दोगुना है। एक दोस्त का दिया हुआ आशीर्वाद है।
ढाबा फिर से खूब चलने लगा। संग्राम दूर से गुस्से में देख रहा था। ये कैसे फिर से उठ गया? अब इसे खत्म करना पड़ेगा। संग्राम ने फिर एक चाल चली। उसने सेठ को भड़काया। संतोष पैसे नहीं चुका पाएगा, ढाबा तोड़ दो। सेठ उस रात संतोष के दरवाजे पर आया। कल तक मेरा कर्ज चुका, नहीं तो ढाबा भी ले लूंगा और घर भी। शैला रोने लगी। बंटी और चिंटू डर कर संतोष से चिपक गए। संतोष ऊपर आसमान की ओर देखता रहा। हे भगवान, अब क्या करूं? अगली सुबह ढाबे पर वही रहस्यमय आदमी फिर आया। उसने संतोष को एक एनवलप दिया। ये क्या है? तुम्हारे पुराने खेत के कागज, जिन पर सेठ ने गलत तरीके से कब्जा किया था। लेकिन ये मिले कहां? तुम्हारी घर की टूटी दीवार के पीछे तुम्हारे पिता ने छुपा कर रखे थे। संतोष की आंखें भर आईं। लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूं। सेठ ने तुम्हारा फायदा उठाया है। अब समय है उसे असली जगह दिखाने का। संतोष कागज लेकर सेठ के पास गया। ये देखो सेठ, ये मेरे खेत के असली कागज हैं। तुमने गलत पेपर्स बनवाकर मुझे डराया। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। संग्राम पीछे छिपकर खड़ा था। ये झूठ है। पर रहस्यमय आदमी ने कहा, मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी है। अब असली मालिक संतोष है और तुमने धोखा किया है। गांव वाले जोर से चिल्लाए। सेठ डर गया। अगले दिन ढाबे पर सुबह से ही भीड़ लगने लगी। चिंटू बर्तन धो रहा था। बंटी लोगों को पानी पिला रहा था। शैला रोटी सेक रही थी और संतोष खुश होकर मुस्कुरा रहा था। गांव वाले आपस में कहते सुने गए, संतोष का समय बदल गया भैया। अब तो हर कोई उसी के ढाबे पर आता है। स्वाद भी बढ़िया है और दिल भी। संतोष अंदर से शांत था, लेकिन एक डर भी था। कहीं सेठ और संग्राम फिर कुछ न कर दें। संग्राम अंधेरी जगह पर अपने आदमियों के साथ बैठा था। ये संतोष कैसे बार बार उठ जाता है? अब की बार ऐसा वार करूंगा कि उठ ही ना पाए। अब क्या करेंगे भैया? गांव में खबर फैला दो कि संतोष के मसाले मिलावट के हैं। लोग डरेंगे, ढाबा खाली हो जाएगा। अगले दिन 2-3 आदमी ढाबे पर खाने आए, पर आपस में फुसफुसाने लगे। सुना है संतोष मिलावटी मसाले डालता है। अरे भाई, मैंने भी सुना। चलो ना खाएं यहाँ से। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। संतोष परेशान होकर सब देख रहा था। कोई फिर से चाल चल रहा है। उसी समय रहस्यमय आदमी भी वहां आया। वो संतोष के पास आया और धीरे से बोला, डर मत, झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं है। रहस्यमय आदमी ने गांव के कुछ युवाओं को बुलाया और बोला, देखो, ये मसाले बिल्कुल शुद्ध हैं। अगर तुम्हें शक है तो हम सबके सामने टेस्ट कराते हैं। गांव के लड़के तैयार हो गए। उन्होंने मसालों का छोटा पैकेट लेकर गांव के डॉक्टर के पास जांच कराई। अरे, ये तो सबसे शुद्ध मसाला है। इसमें तो कोई मिलावट है ही नहीं। भीड़ में खुसुर पुसुर होने लगी। तो अफवाह किसने फैलाई? संग्राम ने। वही कर सकता है ये सब। सच और मेहनत को कोई नहीं रोक सकता। संतोष की आंखें चमक उठीं। अगले दिन ढाबे पर फिर से भीड़ उमड़ पड़ी। लोग खाने लगे, तारीफ करने लगे। संतोष के ढाबे जैसा स्वाद कहीं नहीं। और इतना साफ सुथरा खाना शहर में भी नहीं मिलता। पापा, हमारा ढाबा फिर से नंबर 1 हो गया। संतोष ने दोनों बच्चों को गले लगाया। हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। सेठ गुस्से में संतोष के पास आया।
संतोष, ये कागज झूठे हैं, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट दूंगा। रहस्यमय आदमी शांत स्वर में बोला। सेठ, कागज असली हैं और मैंने आधिकारिक जांच भी करा दी है। अब संतोष को कोई नहीं हटा सकता। सेठ घबरा गया, लेकिन उसके मन में एक और चाल आई। वो बोला, मैं तुम्हारा ढाबा कभी नहीं चलने दूंगा। लोगों ने उसे रोका। बस करो सेठ, बहुत हो गया। संतोष मेहनती है, हम सब उसके साथ हैं। सेठ शर्मिंदा होकर वहां से भाग गया। संतोष ने आखिर पूछ ही लिया, भैया आप कौन हैं? आप हमारे बारे में इतना कैसे जानते हैं? आदमी ने धीमे से कहा, तुम्हारे पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे थे, मगर उनके जाने के बाद तुम्हारी हालत देख मैं चुप नहीं रह पाया। संतोष की आंखें नम हो गईं। आप हमारे लिए भगवान की तरह आए हैं। भगवान नहीं, दोस्त समझो और याद रखो, तुम्हारा परिवार बहुत मजबूत है। बंटी और चिंटू ने उस आदमी के पैर छुए। वो उन्हें आशीर्वाद देकर चला गया। कुछ दिनों बाद एक सरकारी जीप गांव में आई। अफसर आगे बढ़ा और बोला, संतोष जी, हमें आपके ढाबे और जमीन की जानकारी मिली है। सरकार ने फैसला किया है कि गांव के इस इलाके को टूरिस्ट फूड पॉइंट बनाया जाएगा। सब चौंक गए। अफसर आगे बोला, और आपको इस क्षेत्र का मुख्य खाद्य प्रबंधक, फूड मैनेजर बनाया जाता है। गांव वाले चिल्ला उठे। वाह संतोष, वाह। संतोष रो पड़ा। उसके सपने सच हो रहे थे। अफसर संतोष के ढाबे की तारीफ करते हुए वहां से चला गया और संतोष खुशी के मारे सीधे घर पहुंचा। शैला, बंटी और चिंटू ने उसे देखते ही गले लगा लिया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। संतोष ने घर से ही एक बड़ा डिब्बा मिठाई का लिया और पूरे गांव में बांटना शुरू कर दिया। गांव वाले बोलते, संतोष, तूने आज श्रमपुर का नाम रोशन कर दिया। बच्चे ढोलक बजा रहे थे और महिलाएं गीत गा रही थीं। ढाबे के पास छोटी सी रोशनी और दीपक जलाए गए, मानो त्योहार हो। शैला ने संतोष के माथे पर हल्दी का टीका लगाया। बंटी और चिंटू ढाबे के बाहर नाचने लगे और पूरा गांव खुशी से भर गया। रात की ठंड में भी हवा में गर्मजोशी फैल चुकी थी। संतोष को बस एक ही डर था, क्या संग्राम अब भी हार मानेगा? संग्राम ने आखिरी बार ढाबा जलाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस आई और उसे ले गई। संतोष ने कहा, उसे माफ कर दीजिए, शायद वो भी अपने हालात से लड़ रहा है। पुलिस ने संग्राम को चेतावनी देकर छोड़ दिया। संग्राम रोने लगा और बोला, संतोष, तुम बुरे नहीं हो, मैं ही गलत था। सरकार ने ढाबे को बड़ा करने के लिए फंड दिया। अब वहाँ बड़ी छत, लकड़ी वाली गर्माहट, मेन्यू बोर्ड, नए बर्तन, छोटी सी बैठने की जगह, मिट्टी की कुल्हड़ में चाय, सब कुछ अच्छा हो गया। संतोष का परिवार खुश था। लोग संतोष ढाबा का नाम पुकारते थे। ढाबे के नए रूप के बाद पहली शाम ढल रही थी। हल्की ठंड थी। गांव के लोग कुल्हड़ वाली चाय लेकर आग के पास बैठे थे। देखो, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। संतोष बच्चों को काम में हाथ बटाते देखकर मुस्कुराया। बंटी ग्राहकों को चाय दे रहा था। चिंटू पैसे गिनना सीख रहा था। गांव का बुजुर्ग पास आया और बोला, बेटा, तुम्हारे बाबा भी ऐसा ही गर्मजोशी वाला ढाबा चाहते थे, आज पूरा हो गया। ये सुनकर संतोष की आंखें भर आईं। उसे लगा मानो उसके पिता
उसी शाम की हवा में कहीं पास खड़े मुस्कुरा रहे हों। ढाबे में उस रात सिर्फ रोशनी नहीं, अपनापन भी चमक रहा था। एक रात संतोष आसमान की ओर देखकर बोला, बाबा, आज आपका बेटा सफल हो गया। शैला उसके पास आई। तुमने हार नहीं मानी संतोष, इसीलिए हम सब जीते। बंटी और चिंटू ने ढाबे के पास छोटे दीपक जलाए। रहस्यमय आदमी दूर खड़ा मुस्कुराते हुए यह सब देख रहा था। ठंड की उस रात में एक गरीब आदमी का बनाया हुआ गरम खाना सिर्फ भूख ही नहीं, किस्मत भी बदल गया था। अब संतोष की फैमिली खुश थी। उसने दोस्त का सब कर्जा चुकाकर नया घर भी खरीद लिया था और अब उसकी लाइफ सेट हो चुकी थी। अगर आपको जरा भी हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।